हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सब लोगों के लिए बरी रोड के एपिसोड नंबर 14 लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम डोंगजू को देखते हैं जो कि भागकर नीचे आता है। तो एल्डो अभी जिंदा होता है। डोंगजू एम्बुलेंस बुलाना चाहता है, लेकिन एल्डो कहता है अगली जिंदगी में मैं सोनहू, ग्योंगयून और अपने बेटे डोंगजू से रोज माफी की भीख मांगा करूंगा। तुम मेरे मरने के बाद तायुन का ख्याल रखना। डोंगजू उसे गुस्से में कहता है कि अगर आप ऐसे ही मर गए तो मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। तभी डोंगजू एम्बुलेंस बुलाने लगता है, लेकिन एल्डो की मौत हो जाती है। डोंगजू ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस करता है और एल्डो की लाश को देखता रहता है। बाद में मीडिया में ये खबर चलती है कि एक नामालूम गुंडा डायरेक्टर डोंगजू के घर पर घुस आया था और उसने प्रेसिडेंट एल्डो और डोंगजू पर हमला भी किया था। इस हमले में एल्डो और वो गुंडा मर गए थे, जबकि डोंगजू ही सिर्फ जिंदा बचा है। दूसरी तरफ हम जैंगसियन को देखते हैं जो कि एल्डो के फ्यूनरल पर आता है, लेकिन डोंगजू उसके गाड़ी में बैठकर उसको कहता है कि तुम्हें मुझे जिंदा देखकर तकलीफ तो हुई होगी ना। लगता है कि ऊपर वाला मुझे बार बार मौका दे रहा है। शायद ऊपर वाला भी चाहता है कि मैं अपना काम पूरा करूं। इसी दौरान वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और जैंगसियन की गाड़ी को घेर लेते हैं और उसे फ्यूनरल से वापस जाना पड़ जाता है। दूसरी तरफ हम फ्यूनरल का सीन देखते हैं जहां पर लोग तायुन से मिलकर उसके डैड की मौत का अफसोस कर रहे होते हैं। वहां पर डूकुई, ग्योकुई और योंगसू को बताती है कि डोंगजू असल में एल्डो का ही बेटा है। अब एल्डो के पास जो दिसान के शेयर्स थे उसमें डोंगजू भी हिस्सेदार बन जाएगा। तभी डूकुई कहती है कि उसने हमेशा एल्डो के शेयर्स बढ़ने की कोशिश की है ताकि वो बाद में तायुन को मिल सके, लेकिन अब ये शेयर्स एल्डो के पास से होकर डोंगजू के पास चले जाएंगे। तभी गुकुई कहती है कि अच्छा, तो तायुन और डोंगजू भाई हैं। डोंगजू तो पहले ही मुझे बुरा लगता था और अब तो वो और भी बड़ी मुसीबत बन गया है। इसी दौरान हम डोंगजू को देखते हैं जो कि चेयरमैन चा के पास आता है और कहता है कि मैं जिंदा वापस आ गया हूँ चेयरमैन। उसके बाद वो बताता है कि आपने मिस्टर जैंगसियन के साथ मिलकर मुझे और एल्डो को मारने की साजिश की थी, लेकिन आपको इसमें सिर्फ आधी कामयाबी ही मिल सकी है। तो डोंगजू कहता है कि उसने जैंगसियन को फुनरल पर आने नहीं दिया है और चेयरमैन भी वहाँ पर आने से रोक दिया है। और इसी के साथ वो कहता है कि मैंने पुलिस को भी ये बात नहीं बताई है कि वो गुंडा किसने भेजा था। मैं आपका नाम कहीं पर भी नहीं आने दूंगा। आप सिर्फ मुझे मारने की कोशिश बंद कर दें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सोनू दिसान में अपनी जगह ना बना पाए। जब डोंगजू वहाँ से जाता है तो चेयरमैन गुस्से में कहते हैं कि मुझे धमकी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कुछ देर बाद डोंगजू वहाँ पर सोनू को लेकर चेयरमैन के पास वापस आ जाता है। तो सोनू चेयरमैन को कहता है कि अब वो पढ़ाई करेगा ताकि वो बिजनेस को अच्छे से समझ सके। डोंगजू के कहने पर सोनू चेयरमैन को डैड भी कहने लग जाता है, जिसकी वजह से चेयरमैन भी काफी खुश हो जाते हैं। तो डोंगजू ये सब कुछ इसलिए कर रहा होता है ताकि चेयरमैन को समझ आ जाए कि सोनू को काम सिखाने के लिए उन्हें डोंगजू की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योनाम भी डोंगजू के साथ बैठी हुई होती है। डोंगजू उसे सच बता चुका होता है कि हाल ही में उसे पता चला है कि वो एल्डो का बेटा था। ये सुनकर योनाम कहती है कि जिस आदमी ने मेरा बचपन बर्बाद किया, मुझे जिंदगी भर तकलीफ दी, वो तुम्हारा बाप था। ये तो और भी ज्यादा दर्दनाक बात है। तो डोंगजू कहता है कि तुम्हें सच बताना जरूरी था। हम दोनों अपने बड़ों के बनाए हुए जाल में फंसे हुए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हम कभी बगैर जख्मी हुए इससे निकल पाएंगे? ये सुनकर योनाम उसकी तरफ देखती है। अगले सीन में हम डोंगजू को देखते हैं जो कि अकेला ही एल्डो के फ्यूनरल पर होता है। उस वक्त उसे याद आता है कि उस रात एल्डो ने उससे कहा था कि मैं सोचकर तुम पर गोली चलाई थी और मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि तुम मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद कर दोगे, इसीलिए मैं तुम्हें मार डालना चाहता था। तो डोंगजू ने जवाब दिया था कि मैंने समंदर में आपको बचाया था ताकि मैं आपसे सही से बदला ले सकूं। जिस चीज को आप लोग मुझे मार के हासिल करना चाहते थे, मैं उसे मिटाना चाहता हूँ। तभी एल्डो ने कहा था कि अपने गुनाहों का कफारा देने के लिए मुझे अपनी जान देनी होगी, इसीलिए जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को उसी समंदर में डाल देना जहां पर मैंने तुम पर गोली चलाई थी। मैं वहां पर अपने किए की माफी मांगता रहूंगा। तभी डोंगजू ने कहा था कि आप इतनी जल्दी नहीं मरेंगे, जिसके जवाब में एल्डो ने कहा था कि जिस दिन तुम मुझे एक बाप कहोगे ना, उस दिन का इंतजार मैं बहुत लंबे अरसे से कर रहा हूँ और मुझे उसके लिए बहुत लंबा जीना होगा। तभी डोंगजू एल्डो की बातें याद करके कहता है कि मुझे एक दफा बचा लेने से आप ये मत समझिएगा कि सब
कुछ ठीक हो गया है, आपको इतनी जल्दी नहीं मरना चाहिए था। ये कहकर वो एल्डो की राख को लेकर अपने घर पर आ जाता है और एक साइड में संभाल कर रख देता है। बाद में चेयरमैन पूरी फैमिली को डांटते हैं कि डोंगजू एल्डो की राख लेकर क्यों चला गया है। तभी तायुन कहता है कि मैंने उसे अपनी मर्जी करने की इजाजत दी थी, आखिर वो उसके भी तो डैड थे ना। तभी डोकुई भी कहती है कि वो हम में से किसी को भी रो राख देने वाला नहीं था। चेयरमैन गुस्से में कहते हैं कि योनाम ने उसे क्यों नहीं रोका। एल्डो उसका असली बाप ना सही, लेकिन उसको पालने वाला बाप तो था ना वो। तो योनाम कहती है कि क्या मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा कि असली बेटे और सौतेली बेटी में से किसका ज्यादा हक बनता है। आपको तो खुद भी डोंगजू ने फ्यूनरल पर आने नहीं दिया था। योंगसू कहती है कि उन्हें रोका नहीं गया था, बल्कि उनकी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए वो वहाँ पर नहीं गए थे। उसके बाद चेयरमैन डुकुई को कहते हैं कि एल्डो के जितने भी शेयर्स हैं वो डोंगजू को नहीं मिलने चाहिए। हमें जो भी करना पड़े वो करना होगा। तुम्हारे पास तायुन है और मेरे पास मेरा खुद का बेटा सोनू। तुम्हें अब अपने भाई सोनू का साथ देना होगा, बदले में मैं तुम्हारे शेयर्स बढ़ा दूंगा। ये डील सुनकर डुकुई को खुशी तो नहीं होती है कि उसको सोनू का साथ देना पड़ेगा। अगले दिन जांग सियोंग को एल्डर का कॉल आती है, जो उसको वार्निंग देता है कि अगर तुमने दोबारा डोंगजू की जान लेने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। फोन रखने के बाद एल्डर सांगचियोल से कहता है कि अगर मेरी कुर्सी गई तो जिम्मेदार जांग सियोन होगा। तभी जांग सियोन की वाइफ कहती है कि क्यों ना हम डोंगजू को खाने पर बुला लें, उसके बाप की मौत का अफसोस भी कर लेंगे। तो जांग सियोन मना कर देता है और कहता है कि ये नाम सुने बगैर एक दिन भी नहीं गुजरता है। वहीं दूसरी तरफ हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि अपनी सेफ खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोड गलत होता है। तभी डोंगजू आता है और सही कोड लगाता है और सेफ खुल जाता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि कितना माल निकाल कर दूं। तो चेयरमैन हैरान होकर उसे असली कोड मांगने लग जाते हैं। तो डोंगजू कहता है कि जितना माल चाहिए मुझे बता दें, मैं निकाल कर दे देता हूँ, लेकिन असली कोड तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। तब चेयरमैन गुस्से में जांग सियोंग को दूसरी तरफ बताते हैं कि इसने ये सेफ भी अपने कब्जे में कर ली है। फिर डोंगजू भी उन्हें सामान निकाल कर दे देता है। जांग सियोन पूछता है कि वैसे बताना जरा, 2 खरब के स्विस अकाउंट और दिसान की दौलत अपने कब्जे में करके कैसा लग रहा है तुम्हें। तभी डोंगजू कहता है कि अब तो बहुत जबरदस्त लग रहा है। तो जांग सियोन कहता है देखा ये लड़का कितना मक्कार और चालाक है। तभी डोंगजू कहता है कि आप भी जरा सोचिए कि जांग सियोन ने रातों रात आपको कत्ल में अपने साथ मिला लिया है, आपको इसे जल्द से जल्द छुटकारा लेना चाहिए। तभी जांग सियोन कहता है तो मुझे मारकर अपना बदला ले सकते हो तो तुम क्यों नहीं लेते। तभी डोंगजू कहता है कि मुझे सिर्फ उस पल का इंतजार है जब आप मेरे कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाएंगे। बाद में डोंगजू एक जर्नलिस्ट जेयूल से भी मिलता है। डोंगजू जर्नलिस्ट जेयूल से डैंडलियन फाइल्स के बारे में बात करता है। तो जेयूल भी काफी अरसे से इन फाइल्स पर काम कर रहा था और इसीलिए डोंगजू भी ये चाहता था कि ये फाइल्स उसी के जरिए पब्लिश की जाएं। जब डोंगजू उसे मिलकर वहां से जाने लगता है तो गुहू उन दोनों को देख लेता है और जेयूल को पहचान लेता है कि ये वही जर्नलिस्ट है जो कि डैंडलियन फाइल्स के पीछे पड़ा हुआ है। और इधर जांग सियोन असेंबलीमैन सांगचियोल को घर बुलाकर बहुत सारे डॉलर्स और गोल्ड बार्स भी दिखाता है और उसको रिश्वत देता है कि अगर वो एल्डर और डोंगजू के दरमियान फासला डालने में उसकी मदद करेगा तो ये सब उसका हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम जुनू को देखते हैं जो कि इलाज करवाने के बाद अब ठीक होकर वापस घर आ गया होता है। वो डोंगजू का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसका इलाज करवाया और कहता है कि मैं जांग सियोन से अब बचकर रहूंगा, अब तो मेरी जान भी तुम्हारी है। बाद में वो जांग सियोन की तमाम प्रॉपर्टीज ढूंढ रही होती है और बाद में ये सब लोग सोच रहे होते हैं कि जोनहो शायद जांग सियोन की दूसरी तमाम छुपी हुई प्रॉपर्टीज का भी राज खोल दे। फिर उसके बाद डोंगजू वॉनबे से कहता है कि तुम सिर्फ मेरी घड़ी चुराते हुए पकड़े गए थे, इसीलिए तब से तुम मेरा साथ दे रहे हो। तो वॉनबे कहता है कि मैं सिर्फ जांग सियोन के खिलाफ तुम्हारी जंग को अपनी जंग समझकर लड़ रहा हूँ। तभी डोंगजू कहता है कि जिस हॉस्पिटल ने तुम्हें निकाला था उसके खिलाफ मैं भी उस जंग को अपनी जंग समझकर ही लड़ूंगा। तभी वॉनबे कहता है कि जांग सियोन का अंजाम मेरे ख्याल में डैंडलियन फाइल्स के सबके सामने आने पर ही होना चाहिए। जब ये फाइल्स दुनिया के सामने आएंगी और जांग सियोन शर्म से डूब मरेगा, तभी तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। अब ये लोग जर्नलिस्ट जेयूल को भी बुला लेते हैं और उसे डैंडलियन फाइल्स पढ़वा देते हैं। तभी जेयूल कहता है कि जांग सियोन ने तो वाकई में काफी ज्यादा काले कारनामे किए हैं, मैं इस पर पूरी रिपोर्ट लिखूंगा। इधर हम गुहू को देखते हैं जो
के जांगसियन को बताता है कि जर्नलिस्ट जेयूल डोंगजू से मिलने के लिए आया था। जरूर ये लोग डैंडलियन फाइल्स हासिल करके उस पे न्यूज रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। तभी जांगसियन भी गुहू को कह देता है कि तुम इस बात का पता लगाओ। तब गुहू जेयूल से मिलता है और उसे अपने साथ ले जाता है बात करने के लिए, जबकि उसकी कार में कुछ लोग बगिंग डिवाइस लगा देते हैं। फिर उसके बाद गुहू जेयूल से पूछता है कि क्या डैंडलियन फाइल्स तुम्हारे हाथ लग गई हैं? अगर हाँ तो तुम उन्हें कितने में बेचोगे? तो जेयूल कहता है अगर मेरे पास होती तो मैं कब की उन्हें पब्लिश करवा चुका होता। फिर उसके बाद जेयूल कार में वापस आकर डोंगजू को कॉल करके सब कुछ बता देता है कि गुहू उससे फाइल्स के बारे में पूछ रहा था। इनकी बातें सुनकर गुहू सब कुछ जान जाता है और जांगसियन को भी खबर कर देता है कि हमारा शक सही था, जेयूल वाकई डैंडलियन फाइल्स पर काम कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जांगसियन के लोग उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां पर डोंगजू और उसकी टीम फाइल्स पर काम कर रहे होते हैं। वॉनबे भी वहां पर उस वक्त अकेला होता है और वो लोग उसको पकड़ लेते हैं। वॉनबे से सारी हार्ड डिस्क भी ले लेते हैं जिसमें फाइल्स हो सकती थी। तभी गुहू जांगसियन को बताता है कि उन्होंने डोंगजू के साथ ही वॉनबे को पकड़ लिया है और ये वही बंदा है जो कि हॉस्पिटल में इलीगल काम करके भागा था, लेकिन लाई गई डिस्क में डैंडलियन फाइल्स नहीं मिली हैं। तभी जांगसियन कहता है कि फाइल्स डोंगजू के पास ही थी, इसीलिए तो आजकल वो इतना उछल रहा था। फिर उसके बाद वो लोग वॉनबे के पास आते हैं और फाइल्स के बारे में पूछते हैं। वॉनबे अनजान बनने का नाटक करता है, लेकिन जांगसियन गुस्से में उसे मारना पीटना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम तेगियम को देखते हैं। जब वो वापस आती है और वहाँ पर वो सब हालत देखती है तो उसे फौरन समझ आ जाता है कि जांगसियन वॉनबे को लेकर चला गया है। तभी वो फौरन से डोंगजू को कॉल करती है और सब कुछ बताती है, जिस पर डोंगजू भी हैरान हो जाता है। उसके बाद वो जोनू की मदद लेता है जो कि अपने आदमियों के साथ उसकी मदद के लिए आता है। उनके लोग उन सब बिल्डिंग्स को चेक करना शुरू कर देते हैं जहाँ पर जांगसियन ने वॉनबे को रखा हुआ हो सकता है। उसके बाद डोंगजू जोनू से पूछता है कि जांगसियन डैंडलियन फाइल्स के पीछे इतना पागल क्यों हो रहा है? तो जोनू कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन फाइल्स में जरूर कुछ ऐसा है जो वो दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता। शायद ये फाइल्स तुम्हारे हाथ लगना ही लिखी थी, इसीलिए हमेशा से ही ये महफूज रही थी। उधर जोनू के आदमी जांगसियन के हर अड्डे पर चेकिंग करते हैं, लेकिन हर बिल्डिंग खाली निकलती है। जब वॉनबे उनको नहीं मिलता है तो डोंगजू एल्डर से मिलता है और उससे मदद मांगता है कि वो जांगसियन से कहकर उसके दोस्त को छुड़वा दे। एल्डर जांगसियन को कॉल करता है, लेकिन जांगसियन बस हंसकर मना कर देता है। थोड़ी देर बाद ही डोंगजू को वॉनबे की एक तस्वीर भेजी जाती है जिसमें वो बहुत बुरी हालत में होता है। इसका मतलब ये होता है कि बिना फाइल्स दिए वो उसे छुड़वाने वाले नहीं थे और डोंगजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुहू से मिलना चाहता है। इसीलिए वो अपनी कार में असली फाइल लेकर चला जाता है और वो लोग उन फाइल्स को जांगसियन को दे देते हैं। जांगसियन फौरन उन फाइल्स को आग लगा देता है। तभी डोंगजू कहता है कि मुझे अपने दोस्त की जान प्यारी थी, इसीलिए मैं असली फाइल्स ही लेकर आया हूँ। तो जांगसियन वॉनबे को भी वहाँ पर बाहर फेंकवा देता है। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारा दोस्त मार खाकर भी नहीं टूटा है, अगर उसे कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार तुम होते। तभी डोंगजू कहता है कि ये तो अब मैं भी जानना चाहता हूँ कि इन फाइल्स में ऐसी क्या शर्मनाक बात थी जिसे आप दुनिया से छुपाना चाहते थे। इसके लिए आपने मेरे दोस्त को किडनैप करके मुझसे फाइल्स भी मंगवा ली। अब कम से कम तन्हा में आप शर्मिंदा हो ही सकते हैं। तभी जांगसियन कहता है कि फाइल्स में मुझे शर्मिंदा करने वाली ऐसी कोई बात भी नहीं थी, बस मैं अपने नाम के साथ कोई भी अफवाह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुम लोग क्या जानो कि मैंने हमेशा अपने कंट्री को अपने ऊपर रखा है, हमेशा इसकी भलाई के लिए ही काम किया है। तभी डोंगजू कहता है कि आप तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेशर्म निकले हैं। आपने मेरी जान लेने की कितनी कोशिश की है और अब मुझसे अच्छाई के लेक्चर सुन रहे हैं। आप ये लेक्चर मुझे दे कैसे सकते हैं? तो जांगसियन कहता है कि गलती तुम्हारी ही थी, तुम सुसाइड स्क्वाड से क्यों भागे थे? तुम्हें भी मैनेजर यू के साथ ही मर जाना चाहिए था। तुमने नेशनल पेट्रियटिज्म फंड के 2 खरब रुपए रखने के लिए अपनी बहन को ही मरवा दिया। तभी डोंगजू गुस्से में कहता है कि पैसे के लिए अपनी बहन को कौन मारता है, उसकी जान लेने वाले तो आप थे। तभी जांगसियन कहता है कि अगर तुम लोग पहले मेरा पैसा दे देते तो मुझे उसे मरवाना नहीं पड़ता। फिर उसके बाद डोंगजू आगे बढ़ता है, लेकिन उसके आदमियों ने उसे पकड़ लिया था। जांगसियन उनको ऑर्डर देता है कि उसे छत से फेंक दो।
जैसे ही वो लोग उसे ले जाने लगते हैं, एक ड्रोन वहाँ पर उड़ता हुआ आ जाता है और सब कुछ वो वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती है। तभी सब लोग उस ड्रोन को देखकर हैरान हो जाते हैं। ताegyeong एक दूसरी बिल्डिंग की छत पर बैठकर उस ड्रोन को उड़ा रही होती है और इन सब की वीडियो बना रही होती है और इसी के साथ साथ सब कुछ लाइव जेयूल टीवी पर भी चल रहा होता है। डोंगजू की घड़ी में भी एक छुपा हुआ कैमरा होता है जिससे वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। जैंगसियो ने भी उस कैमरा के सामने अपना सब कुछ कबूल कर लिया था। ये लाइव स्ट्रीमिंग कई लोग देख रहे होते हैं। डोंगजू जैंगसियो के पास आकर कहता है कि डैंडलियन फाइल्स मेरा प्लान ए था और ये मेरा प्लान बी था। तभी जैंगसियो शॉक होता है और वो चुप रहता है, जबकि डोंगजू मुस्कुराने लग जाता है। और इसी अमेजिंग सीन के साथ हमारी एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एपिसोड नंबर 15 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।